Hello aspirants, welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is May 21st, so let's get started. And before starting, let me remind you that we are restarting the newspaper analysis for 2026 students. Okay, अभी जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको नहीं देखना है, बट जो नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, ये उनके लिए है. ओके, चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला इशू चल रहा है वक्फ एक्ट, जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है. नाउ वक्फ एक्ट के रिगार्डिंग मैंने आपको पहले पूरा एक्ट पढ़ाया हुआ है. ओके, अभी हम इसमें नहीं जाएंगे दोबारा, बिकॉज ये वीडियो आपको मिलेगा और आज ही मिलेगा. लेकिन उस वीडियो में हम लोग वक्फ एक्ट को पूरी तरीके से सेपरेटली पढ़ लेंगे, क्योंकि ये न्यूज़ में रहेगा, बार बार न्यूज़ में रिपीट होगा. इसलिए एटलीस्ट हम लोग इसको बाद के लिए रखेंगे, ताकि अगर ये दोबारा रिपीट होगा तो एटलीस्ट आप इसके प्रोविजंस रिवाइज कर सकते हैं डायरेक्टली उस वीडियो पे जाके. ओके, तो हम इसको शाम को ही यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे. ये पूरा कंटेंट है जिसमें हमें जानना होगा अबाउट इसका पूरा स्ट्रक्चर. दैट इज़, एक सर्वे कमिश्नर होता है, एक मुतावली होता है जो केयर टेकिंग का काम करता है, और मैनेजमेंट. ठीक है, इसमें तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है. वक्फ बोर्ड, ठीक है, उसका कॉम्पोजिशन. देन इसके अलावा सेंट्रल वक्फ काउंसिल, जो इन सभी स्टेट लेवल के वक्फ बोर्ड को रेगुलेट करता है, एडवाइस करता है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स को. देन कम वक्फ ट्रिब्यूनल एंड उसका कॉम्पोजिशन. ओके, और उसके बाद 13 में कुछ अमेंडमेंट हुए थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था अथॉरिटी टू द वक्फ बोर्ड टू डेजिग्नेट ए प्रॉपर्टी एज वक्फ. बस यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हुई थी. ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने बोर्ड को अथॉरिटी दे दी थी कि आप डेजिग्नेट कर सकते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है. ओके, और दूसरा प्रॉब्लम ये बना कि ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन होता है यहाँ से, ये ट्रिब्यूनल के डिसीजन को कह दिया गया था कि ये फाइनल डिसीजन होगा. ओके, और ये जो ट्रिब्यूनल का डिसीजन था, यही एक और नई कंट्रोवर्सी बना. तो इन्हीं सब में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए जाएंगे. हम उन चेंजेस के बारे में भी जानेंगे, लेकिन सेपरेट वीडियोस में. ओके, उसी में एक वक्फ बाय यूज़र होता है, जिसमें एक सबसे बड़ा इशू पता है ये आता है दैट इवन इन द एब्सेंस ऑफ फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन, हम लोग ये क्लेम कर सकते हैं, यानी कि वक्फ ये क्लेम कर सकता है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो हमारे चैरिटेबल या रिलीजियस एंडोमेंट पर है, क्योंकि इसे हमने अनइंटरप्टेडली हमारी कम्युनिटी ने यूज़ किया है, इवन इन द एब्सेंस ऑफ फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन. ओके, सो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बना. जैसे कि हमारे बाप दादाओं ने यहाँ पे नमाज पढ़ी थी कभी, या हम लोग यहाँ पे यूज़ करते थे इसको, तो ये जगह हमारी हो गई. नाउ वेयर आर द डॉक्यूमेंट्स? ठीक है, कि ये आपकी प्रॉपर्टी थी, इसके डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? नहीं है. ठीक है, तो यही सारे चेंजेस गवर्नमेंट करना चाहती है इसके थ्रू, और वो कर भी रही है. तो इसे हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, अदरवाइज न्यूज़ एनालिसिस काफ़ी लेंदी हो जाएगा. इसे हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे. ओके, लेकिन हम यहाँ पर इसके कुछ प्रोविजंस में चलेंगे. फर्स्ट इज the amendments directly encroach on a minority communities right under article 25. अभी जो आर्टिकल 25 है हमारा फंडामेंटल राइट्स में, वो क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ द रिलीजन. ओके, दिस इज द फर्स्ट चैलेंज. बाकी जब मैं इसको आपको सेपरेटली कराऊंगा तब मैं इसके सारे चैलेंजेस बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे आपको बताना है आखिर जो पेटिशन लगाई गई है उसमें क्या क्या चैलेंज किया गया है. ओके, अब देखिए यहाँ पर कपिल सिब्बल भी हैं, एक सीनियर लॉयर. उनका कहना है दैट सेक्शन 3C, सेक्शन नंबर याद नहीं रखना है, बस आप क्रक्स याद रखिए कि इसके अंदर है क्या. तो सेक्शन 3C ऑफ 2025 एक्ट गेव फ्री रेन टू एनी एनक्रोचर टू स्टार्ट ए डिस्प्यूट. अब यहाँ पर एक प्रोविजन ये रखा गया है न्यू एक्ट में कि जैसे कोई प्रॉपर्टी है, सपोज कि XYZ एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो वक्फ के अंडर में थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी इंसान आ सकता है, वो कह सकता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये वक्फ की नहीं है. अब यहाँ से क्या शुरू हो गया? डिस्प्यूट. ओके, तो ये एक राइट दे दिया गया है ऐसा कि कोई भी आकर ये कह सकता है कि यार ये यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है वक्फ की, ये डिस्प्यूटेड है. और जब तक अब ये इंक्वायरी चलेगी, ठीक है, तब तक ये प्रॉपर्टी क्या मानी जाएगी? कि ये प्रॉपर्टी तब तक गवर्नमेंट के अंडर में मानी जाएगी. ओके, तो अब वक्फ का ये कहना है कि ऐसे तो कोई भी आके कह देगा कि ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, ओके, ये वक्फ के अंडर में नहीं आती है, मैं अपने एविडेंसेस प्रेजेंट करूंगा इसके लिए, और फिर ये प्रॉपर्टी उस तब तक के लिए इंक्वायरी चलेगी, तब तक के लिए गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएगी. ओके, सो सेक्शन 3C ऑफ दिस एक्ट गिव फ्री रेन टू एनी एनक्रोचर टू स्टार्ट ए डिस्प्यूट. The inquiry into the dispute would be conducted by designated officer
हु इज़ ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन एन और एन एजेंट ऑफ गवर्नमेंट। अब ये मेजर कंसर्न इनका निकल के आता है उन स्टेट्स में जहाँ पर बीजेपी की पार्टी है, कि वो किस ऑफिसर को डेजिग्नेट करेंगी यहाँ पर इंक्वायरी के लिए, और क्या वो जेन्युइनली अनबायस्ड वे में अपनी रिपोर्ट दे पाएगा। क्योंकि वक्फ बोर्ड तो ये भी क्लेम करता है कि जो अंबानी का एंटीला बना है वो भी वक्फ की ज़मीन पे बना है, राइट। सेकेंड थिंग इज़ कि यहाँ पर कोई टाइमलाइन भी नहीं दी गई है और ना ही कोई प्रोसीजर बताया गया है इंक्वायरी के लिए। ओके, दिस इज अनदर इशू। एंड लास्टली कि ये जो डिस्प्यूट होगा, सपोज कि ये इतना बड़ा पार्सल ऑफ लैंड है कई एकड़ का, लेकिन डिस्प्यूट है इस छोटी सी एरिया में, ठीक है। यानी कि इस पूरे प्रॉपर्टी के एक छोटे से डिस्प्यूट की वजह से ये पूरी प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड कहलाएगी। ओके, ए डिस्प्यूट ओवर इवन ए फ्रेगमेंट ऑफ लैंड वुड फ्रीज द वक्फ स्टेटस ऑफ द एंटायर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये बनता है पहला इशू। आई होप आपको समझ में आया हो। फर्स्ट थिंग इज कि कोई भी जाके ये कह सकता है कि यार ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी मानी गई है ये सही नहीं है, ये उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, ये डिस्प्यूटेड है। तो अब वो डिस्प्यूट हो जाएगा, फिर एक डेजिग्नेट ऑफिसर आएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट करके, वो इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी की कोई टाइमलाइन नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है, वो ऑफिसर कितना बायस्ड होगा अनबायस्ड होगा वो नहीं कह सकते आप। और हंड्रेड्स ऑफ एकड़ लैंड भी अगर है, अगर उसमें एक छोटी सी एक बिल्डिंग भी डिस्प्यूटेड हो गई तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डिस्प्यूटेड। क्लियर, दिस इज द फर्स्ट इशू। सेकेंड इशू पे चलें। अब इस वजह से ये जो एग्जिस्टिंग यूज़ हो रहा था इस प्रॉपर्टी का, सपोज फॉर वट एवर पर्पज वक्फ इसको यूज़ कर रहा था, दिस एग्जिस्टिंग यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी वेदर इट बी फॉर स्कूल और हॉस्पिटल, बरियल, कम्युनिटी सेंटर एटसेट्रा, ये यूज़ इमिडिएटली सीज कर दिया जाएगा। ओके, यानी कि सब बंद करना होगा आपको तुरंत ही जैसे ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड हुई। ओके, किसने भी आके क्लेम लगा दिया कि हम इसको डिस्प्यूटेड मानते हैं इस प्रॉपर्टी को। गवर्नमेंट कैन यूनिलैटरली डीम ए प्रॉपर्टी एज नॉन वक्फ। अब बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ दैट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, गवर्नमेंट यहाँ पे क्या डिसाइड कर सकती है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम ये आई कि हमने किसी भी हिंदू सिख या किसी भी रिलीजन की जो एंडोमेंट्स होते हैं जितने भी या सेक्ट होते हैं उनमें दूसरे फेथ या रिलीजन के लोग नहीं होते हैं, बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, नॉन मुस्लिम्स को भी इंक्लूड किया है वक्फ बोर्ड में। ओके, दो नॉन मुस्लिम्स को। और ये इनके लिए सबसे बड़ा कंसर्न बनता है कि जब किसी हिंदू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में या सिख गुरुद्वारा वगैरह में अगर कोई और रिलीजन के लोग नहीं हो सकते तो फिर यहाँ पर क्यों। ओके, नो वंस डिक्लेयर्ड ए प्रोटेक्ट, अब थर्ड प्रोविजन निकल के आता है कि अगर हमने किसी प्रॉपर्टी को, अब जैसे वक्फ क्लेम करता है कि लाल किला भी जहाँ बना है वो भी हमारी प्रॉपर्टी है, लेकिन अब क्योंकि लाल किले को, रेड फोर्ट को क्या कर दिया गया है, अंडर एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट या फिर एंशियंट मॉन्यूमेंट और आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट 1958, इन दो एक्ट के अंडर में अगर हमने किसी प्रॉपर्टी को डेजिग्नेट कर दिया है तो फिर वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रह जाएगी। ओके, दिस इज द थर्ड इशू। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, आपने सुपर इम्पोज कर दिया है एंशियंट मॉन्यूमेंट लॉ को ओवर द रिलीजियस वक्फ एंड दिस मे हैव द रिपल इफेक्ट। ओके, इसके अलावा दूसरा क्या कहा गया है कि आप सबको डिजिटल रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब ये डिजिटल रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए डॉक्यूमेंट्स। ओके, और अभी तक रूल ये था, मैंने ऊपर आपको जो एक लॉ बताया उसमें यही था ना कि बस ये साबित कर दो कि कंटिन्यूसली इसे हमारी कम्युनिटी यूज़ करती है, ये चाहे आपके पास डॉक्यूमेंट हो या ना हो। ये एक्सेप्शन दिया गया था, इस एक्सेप्शन को सरकार ने हटा दिया है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हाफ ऑफ द कंट्रीज 8 लाख वर्क्स आर अनरजिस्टर्ड, दे आर जस्ट वक्फ बाय यूजर, बेस्ड ऑन देयर यूज उनको वक्फ की प्रॉपर्टी मान लिया गया है, बट यहाँ पर सरकार ने वो खत्म कर दिया है। ओके, दिस विल बी इनवैलिडेटेड बाय दिस एक्ट। Many of the age-old works have no documents or deeds to support their identity. Okay. Lastly, एक और क्लॉज है यहाँ पर सेक्शन 3E, क्लॉज नंबर याद नहीं रखना है, बस इशू याद रखो, that no land belonging to members of scheduled tribe under 5th schedule or 6th schedule it can be declared or deemed to be वक्फ प्रॉपर्टी, एंड इनको लगता है डिस्क्रिमिनेटरी है। यानी कि कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी जो 5th या फिर 6th शेड्यूल एरिया में आती है, ओके, और वो प्रॉपर्टी है किसी शेड्यूल ट्राइब के पास, तो उसको आप वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं कर सकते। अभी जैसे तमिलनाडु में केस हुआ था, वहाँ पे एक आदमी अपनी लैंड बेचने गया 3 एकड़ समथिंग,
और वहाँ जाके उसको पता चलता है जब वो सेल करने गया कि यार आपका जो लैंड है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। उसको पता ही नहीं था आज तक, जबकि डॉक्यूमेंट्स हैं उसके पास कि मैंने ये लैंड खरीदा था कभी। बट वक्फ के ट्रिब्यूनल का फैसला उस वक्त तक फाइनल होता था, सरकार इसको बदल रही है अब। ओके, हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज द वक्फ could only be created by any person showing or demonstrating that he is practicing Islam for at least 5 years। अब यहाँ पे सरकार ने एक और प्रोविजन क्या डाला है कि आप, मैं सपोज मेरा घर है, ठीक है, या मेरी बिल्डिंग है, मैं देना चाहता हूँ कि चलो मेरी कोई अगली संतान नहीं है तो आई एम गिविंग इट टू वक्फ, ठीक है। लेकिन ये साबित करना होगा मुझे कि मैं पिछले 5 साल से इस्लाम फॉलो कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आज कन्वर्ट हुआ और मुझे मस्ती चढ़ी और मैंने कह दिया कि ठीक है मेरा जो है सब कुछ अल्लाह का है, क्योंकि वक्फ का जो लिटरल मीनिंग है वो यही है कि ओनर कौन है सबका, गॉड। ओके, तो पहले तो आप ये साबित कीजिए कि आप 5 साल से ये काम कर रहे थे, मतलब इस्लाम फॉलो कर रहे थे। ओके, तो यहाँ से ये 3-4 मेन इश्यूज़ हैं, ये सब मैं आपको बना के दे दूंगा नोट्स। ओके, ये 3-4 इश्यूज़ हैं, ठीक है। बाकी वक्फ का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो हम किसी और अलग से वीडियो में समझेंगे, इसमें समझाना पॉसिबल नहीं है इतना सब कुछ। ओके, चलिए आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर। आज काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं इसमें काम के हमारे, गिव मी अ मिनट। ऑलराइट, तमिलनाडु पुलिस क्रैक डाउन ऑन इलीगल इमिग्रेंट्स, 200 हेल्ड इन 4 मंथ्स। तो ये सिर्फ तमिलनाडु नहीं, अक्रॉस द इंडिया ये जितने इलीगल माइग्रेंट्स हैं, मोस्टली बांग्लादेशीज, ये रोहिंग्यास, इन सबको पुलिस अरेस्ट कर रही है। गुजरात में भी काफ़ी अरेस्ट हुए हैं। लेकिन पता है ये सिर्फ इन इलीगल माइग्रेंट्स को अरेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। हमें हिट करना होगा ये जो मिडिल मैन हैं, जो एजेंट्स हैं, जो इन्हें फेक डॉक्यूमेंट्स बना के देते हैं। ओके, दीज आर दी रियल प्रॉब्लम। और ये सब कैसे बनता है? क्योंकि यहाँ पे जितने भी बांग्लादेशीज हैं कहीं ना कहीं थोड़े बहुत रिश्तेदार सबके होते हैं अक्रॉस द बॉर्डर, ओके, बॉर्डर एरियाज़ में। तो उनकी मदद से फिर एजेंट से मिलके ये लोग इस तरीके से फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं और फेक आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हैं और इंडिया में एंटर कर रहे हैं। तो हमें ज़रूरत है टू टेक द स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट देयर लोकल कॉन्टैक्ट्स और ट्रैवल एजेंट्स। तो इन लोगों को आप पकड़िए, डिपोर्ट करना बाद में, पहले उनसे पूरी जानकारी लीजिए कि आखिर कौन है जो आपकी मदद कर रहा है ये फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक आइडेंटिटी क्रिएट करने में। ओके, इवन इन लोगों ने फेक पासपोर्ट्स, आधार कार्ड्स, वोटर आईडी कार्ड सब कुछ बनवा रखा है, राइट। सो दिस इज़ वन पॉइंट जो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, दैट इनको अरेस्ट करना या सिर्फ डिपोर्ट करने से कुछ नहीं होगा, डिपोर्ट तो होना ही है वो तो, ठीक है, लेकिन अरेस्ट करके हमें पहले इंक्वायरी करके इन एजेंट्स के बारे में जानकारी लेनी होगी जो इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। ओके, अब इसको आप गुड न्यूज़ मानिए या बैड न्यूज़ मानिए, आई डोंट नो। ओके, दिल्ली की फर्टिलिटी रेट अगर हम एज ग्रुप वाइज देखें ना, तो आप पहले देखिए दिल्ली में अराउंड 2011, और ये ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के लिए ट्रू है, 2024 में सबसे ज़्यादा बर्थ हो रहे थे, 25 to 29 में काफ़ी ज़्यादा बर्थ हो रहा था। लेकिन इस एज ग्रुप में काफ़ी मैसिव डिक्लाइन देखने को मिला, 140 से ऑलमोस्ट 65 पे आ गया, ठीक है। 25 से 29 की एज में भी काफ़ी डिप देखने को मिला, ये भी 95 तक है, मतलब अभी भी 29 तक एक लड़की मदर बन रही है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 30 से 34 एज ग्रुप में भी मदर बनने वालों का परसेंटेज काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, फ्रॉम 60% टू 72, राइट। इवन 39 to 40 15% से इंक्रीज होकर 25 गया है। नो, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? देखिए प्रॉब्लम बहुत सी आती है। ये माना जाता है कि 30 कुड बी एन आइडियल एज जब मदर बन जाना चाहिए 30 के अराउंड। उसके बाद जब होते हैं तो ये हमारे MMR टारगेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन दोनों पे थोड़ा सा इम्पैक्ट करता है। ओके, क्योंकि आफ्टर 30 क्या होती है, विमेन की भी जो बोन्स होती हैं वो कमज़ोर होना शुरू होती है, एंड प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी के टाइम पर जितना पेन होता है उस टाइम पर फिर कॉम्प्लिकेशंस होना की पॉसिबिलिटी रहती है। ओके, तो ये जो फर्टिलिटी रेट में ये जो ट्रेंड है जहाँ पर ज़्यादातर जो मदरहुड अचीव कर रही हैं ये 29-30 के आसपास कर रही हैं। ओके, ये फिर भी आइडल एज है, लेकिन 30 के बियॉन्ड जब आप एक बार जाना शुरू करो उस टाइम पे ये जो राइज है ये हेल्थ वाइज थोड़े से चैलेंजेस लेकर आएगा हमारे हेल्थ सिस्टम के लिए। ओके, सो यू कैन टेक इट एनी वे एज अ गुड और बैड, इट्स अप टू यू। कलेश्वरम कमीशन समन्स KCR। अब ये यहाँ पर हैदराबाद में ये डैम बनाया गया था
कालेश्वरम, ठीक है। तो उसमें 3 बैरेज बनाए गए थे, मेदीगद्दा, अन्नारम एंड सुंदिला बैरेज ऑफ कलेश्वरम प्रोजेक्ट। तो इसको लेके कुछ करप्शन और इस तरह की चीज़ें आई थी। तो यहाँ पर एक कमीशन बनाया गया था फॉर इन्वेस्टिगेशन, दैट इज जस्टिस पिनाकी चंद्रा घोष कमीशन। ओके, सिर्फ इतना याद रखिए, जस्टिस पिनाकी चंद्रा घोष कमीशन किस लिए सेटअप किया गया था? तो विद रिस्पेक्ट टू इंक्वायरिंग इनटू द इरेगुलरिटीज़ ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ, और ये 3 बैरेजेस के नाम याद रखिएगा, ये कलेश्वरम प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं हैदराबाद में, मणिगद्दा, अन्नारम एंड सुंदिला। और अगर आप उसी स्टेट से आते हैं, स्टेट पीएससी देना है तो फिर याद रखना ही पड़ेगा। ओके, ये पहली बार है, ओके, दिस इज़ फर्स्ट टाइम हमें कोई ऐसा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मिला है जो ये बता रहा है कि एक ह्यूमैनिटेरियन डिज़ास्टर आया था, ओके, और उसकी वजह से करीब 6000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी, ओके, ड्रॉट की वजह से। ये हमें एक स्कल्पचरल इंस्क्रिप्शन मिला है नियर चंद्रशेखर टेम्पल, कर्नाटका से, ठीक है। ये सिर्फ कोट करना है आपको और ज़्यादा कहीं यूज़ नहीं आएगा कि ये जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं इनकी वजह से भी नेचुरल डेथ हुआ करती थी पहले, और अर्थशास्त्र में भी इसका थोड़ा सा रेफरेंस मिलता है। लेकिन कभी ऐसा, देखिए, अर्थशास्त्र कोई आपको एज अ प्रॉपर बुक नहीं मिली है, ठीक है। वो जो दूसरे हिस्टोरियंस ने उस बुक को लेकर लिखा आगे चल के उसी टाइम पे, उन्हीं से हमने फ्रैगमेंट्स के थ्रू अर्थशास्त्र को रिकन्स्ट्रक्ट किया है। वो कोई एज इट इज़ बुक प्रिजर्व नहीं हुई है, ओके। लेकिन ये एक पहली बार कोई स्कल्पचरल इंस्क्रिप्शन हमें मिला है जो बताता है कि यस, इस तरह के ड्रॉट्स आया करते थे और उस वजह से हमारे यहाँ इस रीजन में इतने लोगों की डेथ हुई थी, ओके। सो जस्ट यूज़ इट एज अ फॉर्डर पॉइंट, दैट्स इट। और ये किस लैंग्वेज में लिखा गया है इंस्क्रिप्शन? तो कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा गया है और कन्नड़ ही स्क्रिप्ट यूज़ हुई है, ओके। दिस इज 16th सेंचुरी स्कल्पचरल इंस्क्रिप्शन फाउंड इन कर्नाटका। चलिए, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी कुछ काम का है, सो वन बाय वन हम इनको देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको, जब पहले न्यूज़पेपर एनालिसिस हम करते थे, मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट 2 ऑर्डिनेंस ऐसे लेके आई है नोटिफिकेशन कि अगर आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी है, आप पहले सेटअप कर लो, ठीक है, मुझे स्टार्ट करनी है या मुझे एक्सपैंड करना है या मुझे इसके ऑपरेशन के तरीके में कुछ चेंज करना है, ठीक है, आप कर लीजिए ये सब, और उसके बाद में जाके गवर्नमेंट से परमिशन के लिए अप्लाई कर लेना। ये तो फिर वो तो डी फैक्टो परमिशन हो ही गया ना, गवर्नमेंट उसको बाद में बंद थोड़ी करेगी, ठीक है। आपने स्टार्ट कर लिया, उसके बाद जाके सिर्फ एक फॉर्मेलिटी भरे, फिर तो वो तो गवर्नमेंट को अप्रूव करना ही है। तो ये क्या कर रहा था कि हमारे नेचर को बैकसीट दे रहा था और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्राइमेसी दे रहा था। गवर्नमेंट का यही इसके पीछे लॉजिक था कि कोई कंपनी अगर एक्सपैंड करना चाहती है तो हम उसको रोकना ठीक नहीं है, क्योंकि वो इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर भी लेके आती है, ओके। उसी तरीके से अगर कोई ऑपरेशन चेंज करना चाहती है तो क्या हम उसको रोक दें, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी वहाँ पे जॉब कर रहे होंगे वो सब बेरोजगार हो जाएंगे, फैक्ट्री अगर ऐसे बंद हो जाएगी तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर नेचर को बैकसीट दी और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्राइमेसी दी। लेकिन अब कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि नहीं, वी आर स्ट्रकिंग डाउन दिस एज इलीगल, ओके, क्योंकि ऐसे तो फिर सभी गलत इंडस्ट्रीज जो एनवायरनमेंट को वायलेट करके चलती हैं वो सब अपने आप को एक्सपैंड कर लेंगी, बाद में एक फॉर्मेलिटी भर अप्लाई करेंगी और काम हो जाएगा, ओके। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फाइनली स्ट्रक डाउन एज इलीगल 2 नोटिफिकेशन बाय यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री दैट अलाउड इंडस्ट्रियल यूनिट्स टू सेटअप या फिर एक्सपैंडिंग ऑपरेशन और चेंज देयर मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ टेकिंग गवर्नमेंट परमिशन बिफोर हैंड, ओके। गवर्नमेंट से परमिशन आपको बिफोर हैंड ही लेनी होगी, ठीक है। देयर शुड बी प्रायर अप्रूवल, इट इज सैक्रोसैंक्ट प्रिंसिपल एट द हार्ट ऑफ एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ 2006। अगर प्रायर परमिशन नहीं लेनी है तो फिर ये जो पूरा पर्पस है इस एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का वो डिफीट हो जाता है, इट विल मेक अ मॉकरी ऑफ दिस प्रिंसिपल, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये दोनों नोटिफिकेशन स्ट्रक डाउन कर दिए हैं, ओके। एंड वर्स्ट थिंग इज, जैसा कि मैंने किसान बिल के टाइम भी आपसे कहा था कि गवर्नमेंट ये चीज़ें ना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से लेके आती है, कोई प्रॉपर डिबेट नहीं हुई उस पर, कोई लेजिस्लेटिव अटेम्प्ट नहीं किया गया इन चेंजेस को करने का, आपने डायरेक्टली एक ऑर्डिनेंस के फॉर्म में या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के फॉर्म में आपने बाहर कर दिया, ठीक है। तो ये गलत है। अगर आपको करना ही है चेंजेस तो आप अमेंड कीजिए इसको, ओके, रादर दैन एनी अटेम्प्ट एट अमेंडिंग दी अंडरलाइंग एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 2006 थ्रू पार्लियामेंट। आप पार्लियामेंट के थ्रू अमेंडमेंट कराइए अगर आपको इसमें चेंजेस करवाने हैं, ओके।
डिमोलिशिंग, ये गवर्नमेंट का लॉजिक था, डिमोलिशिंग फंक्शनल प्लांट्स दैट वर कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट कुड एक्सेसरबेट पॉल्यूशन एंड बी डिसरप्टिव। द थिंग इज कि अगर आप, ठीक है, इसको डिमोलिश करने के, बंद करने की बात नहीं हो रही है, उनको सिर्फ कंप्लाई करने को कहा जा रहा है। तो कोई कंपनी को अगर बिजनेस ऑपरेशन रन ही करने, तो आपको एनवायरमेंट से कंप्लाई करने में प्रॉब्लम क्या है, राइट? तो ये सब सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन रहे। ऑलराइट, सो दैट वाज द वन थिंग कि इसको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। सेकेंड इज पाकिस्तान के रिस्पेक्ट में, देखिए ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ ना, इसने पाकिस्तान को एक क्लियर मैसेज दे दिया। फर्स्ट इज कि आपकी जो न्यूक्लियर ब्लफ है, वी डोंट केयर अबाउट दैट, ओके। सेकेंड इज कि आज तक पाकिस्तान इसलिए इतना कॉन्फिडेंट होकर घूमता था क्योंकि उसको लगता था कि टेररिस्ट जाएंगे, इंडिया की टेरिटरी में अटैक करेंगे, सॉरी बहुत गंदा बनाया है, अभी भी गंदी बनाया है, ओके। टेररिस्ट वहाँ जाएंगे, अटैक करेंगे, उनको डैमेज करेंगे। अब अगर इंडिया रिटेलिएट भी करेगा तो क्या करेगा? अपनी टेरिटरी में ही आतंकियों को ढूंढेगा, मारेगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान को सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी में ले जाकर एविडेंस देगा और ये प्रूफ करने की कोशिश करेगा कि पाकिस्तान का सपोर्ट था इनको। तो ये तो हमने कई बार किया पर कुछ हुआ नहीं आज तक। लेकिन ये पहली बार हुआ जब पाकिस्तान को ये बताया गया दैट अगर आप हमारे यहाँ डैमेज करोगे तो आपके अगेंस्ट भी काफ़ी कुछ कोलेटरल डैमेज होगा। इस बार पाकिस्तान का नुकसान हुआ, ठीक है, ऑलमोस्ट 6 एयरफील्ड उसकी डिस्ट्रॉय हुई। ऑलमोस्ट कंफर्म न्यूज़ नहीं है बट ये कहा जा रहा है कि एक न्यूक्लियर फैसिलिटी थी, वहाँ पर भी इंडिया ने हिट किया और वहाँ से कुछ रेडिएशन लीकेज भी हुए हैं जिस वजह से उन्होंने अपने गाँव को खाली कराया। यानी कि पहली बार ये हुआ। जैसे देखिए पुराने टाइम एंशिएंट इंडिया में हमने जो पढ़ा, होता क्या था, अगर कोई इंडिया में अटैक करने भी आता था, जैसे पृथ्वीराज चौहान पे पहली बार गौरी ने अटैक किया, अब जब अटैक भी हुआ तो यहाँ पे इंडिया क्या है, वो सिर्फ अपने आप को डिफेंड कर रहा है। यानी कि अगर अटैकर कामयाब हो गए तो उनको फ़ायदा होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारे इंडियन राजा कामयाब भी हुए तो उनको फ़ायदा कुछ नहीं होगा इसमें, वो कुछ गेन नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर द अटैकर्स ओनली हैव समथिंग टू गेन बट नथिंग टू लूज, वाइल द इंडियन किंग्स दे हैव नथिंग टू गेन, क्योंकि हम एक्सपेंशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम डिफेंड कर रहे हैं खुद को, बट दे हैव एवरीथिंग टू लूज, राइट। और आज यूक्रेन की जो हालत है क्यों है, क्योंकि जितना भी नुकसान हो रहा है उसकी टेरिटरी में हो रहा है। तो यही एटीट्यूड पाकिस्तान का था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से इंडिया ने ये दिखाया कि अब अगर आप टेररिस्ट अटैक करेंगे तो आपको नुकसान होगा, कोलैटरल डैमेज होगा। हम ये साबित करते नहीं बैठेंगे सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी में कि ये टेररिस्ट ने हमारे यहाँ अटैक किया था, वो तो हम साबित बाद में भी कर लेंगे। लेकिन हमें यकीन है कि इन टेररिस्ट को आप स्पॉन्सर कर रहे हो, अगर आपने हमारे यहाँ टेररिस्ट अटैक कराया है तो रिटर्न में आप पे भी अच्छा खासा कोलेटरल डैमेज होगा, ओके। जैसे इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करके भी उनकी इकोनॉमी को हार्म पहुंचाया जा रहा है, ओके। सो ये है न्यू इंडिया का अप्रोच, जो आप कह सकते हैं कि अब अटैक के बदले अटैक ही होगा। आप टेररिस्ट के थ्रू अटैक कराओगे तो हम लोग आर्मी के थ्रू अटैक करेंगे, लेकिन हम आपको कोलेटरल डैमेज करेंगे, ओके। अब इंडिया की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट ही है कि हमने इतना प्रिसीशन के साथ अटैक किया कि कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा डैमेज नहीं हुआ। हमने जो टेररिस्ट कैंप थे उन्हीं पे हिट किया एग्जैक्टली, और सैटेलाइट इमेजेस ये क्लियरली बताते हैं कि निशाना इतना सटीक रहा कि जिस टेररिस्ट कैंप पे मारना था उसी पे गया। पाकिस्तान ये साबित नहीं कर सकता कि यहाँ पे कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग थी उसमें लोग मरे या औरतें बच्चे मारे गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। इसे कहते हैं प्रिसीशन स्ट्राइक। जब उरी अटैक के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तब भी लोगों ने यही कहा था कि मिसाइल्स हैं, हमारे पास सब कुछ है, हम लोग अंदर टेरिटरी में टेररिस्ट कैंप को क्यों नहीं हिट कर सकते थे। तो वो गवर्नमेंट ने अब करके दिखाया, आई मीन आर्मी ने, ओके। नो, प्राइम मिनिस्टर हैज मेड इट क्लियर दैट नो टेररिस्ट एक्ट इन इंडिया विल गो अनपनिश्ड, देयर विल बी कॉस्ट फॉर पाकिस्तान टू बियर इफ इट परसिस्ट इन यूजिंग टेररिज्म एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी अगेंस्ट इंडिया। तो ये एक पॉइंट है जो आपके आंसर को सबसे इंपैक्टफुल बनाएगा, दैट नाउ इट इज द टाइम दैट पाकिस्तान शुड बी मेड टू पे, ओके। देयर इज नो प्लेस इन पाकिस्तान विल बी ट्रीटेड एज सैक्रोसैंक्ट एंड लेफ्ट अनटच्ड। अभी तक यही हो रहा था कि पाकिस्तान अटैक करवाता था, ठीक है, उसके बाद हम लोग उसको रोक लेते थे, कभी कभी नहीं रोक पाते थे, लेकिन पाकिस्तान का नुकसान कुछ नहीं होता था। लेकिन इस बार उसको नुकसान हुआ है। इंडियाज रिस्पॉन्स टू टेररिज्म will not be inhibited or circumscribed by the Pakistan call to international community or the danger of escalation to nuclear exchange। पाकिस्तान अभी तक दो ही चीज़ें दिखाता था कि देखिए इंडिया अगर कुछ करेगा तो दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर पावर हैं, इसलिए ऐसी गलती नहीं करना, और दूसरा इंटरनेशनल कम्युनिटी को कॉल करता था कि इंडिया देखिए एग्रेसिव हो रहा है। तो अब इंडिया ने मैसेज दिया है कि हम इन दोनों ही चीज़ों की परवाह नहीं करेंगे,
ओके, टेररिस्ट अटैक के लिए हम लोग इसी तरीके का एक्शन लेंगे और इसलिए एयरफोर्स ने कहा भी है ऑपरेशन सिंदूर इज ओनली सस्पेंडेड, इट हैज़ नॉट एंडेड येट। इंडिया विल होल्ड पाकिस्तान रूलर्स एज मच रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैक अगेंस्ट इंडिया एज मच द टेररिस्ट। ओके, अगर हम ये देख रहे हैं कि टेररिस्ट और अगर उनका सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के रूलर्स को भी पनिश किया जाएगा, नॉट जस्ट टेररिस्ट अलोन। द पाकिस्तान आर्मीज प्रेजेंस एट द फ्यूनरल, अब ये क्लियर एविडेंस थे, उनके खुद का जो मीडिया दिखा रहा था कि टेररिस्ट के फ्यूनरल चल रहे हैं और वहाँ पे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान की आर्मी मैन, ये सब प्रेजेंस थे। ठीक है, तो टेररिस्ट के फ्यूनरल्स पे इनका होना रीइंफोर्स करता है इस पॉइंट को दैट काफ़ी सारा टैक्स पेयर का मनी पाकिस्तान में एंड काफ़ी सारा रिसोर्सेज जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस दे रहे हैं पाकिस्तान को, जैसे अभी तक ऑलमोस्ट $2.6 बिलियन का लोन सैंक्शन हुआ IMF की तरफ से पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान इस पैसे का क्या कर रहा है, वो इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में यूज़ कर रहा है रादर देन फॉर इट्स ओन पीपल। उनके लोगों का टैक्स पेयर का पैसा भी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लेने वाला लोन भी, it is going towards building terrorist training infrastructure. Okay, this is one thing. नेक्स्ट इज कि ये हमारी डिफेंस स्ट्रेटेजी को दिखाता है कि कितना सक्सेसफुली हमने करके दिखाया है। सबसे अच्छी बात है कि हमने मेड इन इंडिया वेपन से भी काफ़ी कुछ रोक के दिखाया। ठीक है, S-400 मिसाइल अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी आकाश मिसाइल ने भी जितना सक्सेस अच्छे से परफॉर्म किया है वो काफ़ी कुछ दिखाता है। ठीक है, ब्रह्मोस दो इट इज़ अ कोलैबोरेशन बिटवीन रशिया एंड इंडिया, बट इवन वो भी उसे भी हम कह सकते हैं क्योंकि हमने बनाया इंडिजिनसली है उसे रशिया के साथ मिलके। तो ये इसने हमारा थोड़ा सा जो मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट था एटलीस्ट डिफेंस सेक्टर में, उसको भी एक बूस्ट दिया है। ओके, इसके अलावा हम लोग हमेशा बोलते हैं कि स्पेस में इतना खर्च क्यों करता है इंडिया। ठीक है, इससे मिलता क्या है, तो आप ये देखिए कि जितने प्रिसीजन स्ट्राइक्स किए गए इसमें हमारी सैटेलाइट्स का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। द एनहांस इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटीज, प्रेसिशन वेपनरी, ड्रोन्स एंड लॉइटरिंग म्यूनिशंस हैव डिफाइंड हाउ इंडिया रिटेलिएट टू द टेररिस्ट अटैक। राइट, मेड इन इंडिया वेपन्स have proven themselves during the Operation Sindoor as well, जैसे आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल। इंडियाज वॉर अगेंस्ट टेररिज्म इज इट्स ओन। जैसा मैं आपसे पहले भी कहता हूँ कि इंडिया हमेशा से एटीट्यूड ऐसा रहा कि वॉर हमारी है, टेररिस्ट का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा हम पे ही हो रहा है एज एटलीस्ट अ डेवलपिंग कंट्री और यू कैन से इमर्जिंग इकोनॉमी, हम ही पे हो रहा है। अफ्रीकन कंट्रीज़ में तो खैर वो बहुत कॉमन हो चुका है, टेररिस्ट अटैक्स वगैरह चलते रहते हैं वहाँ। ओके, तो ये लड़ाई हमारी है तो लड़नी भी हमें ही होगी, लेकिन हमेशा से एटीट्यूड ये रहा कि वी हैव ऑलवेज ट्राइड कि USA और NATO ये फाइट करें हमारे लिए। ठीक है, पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो, बट पहली बार इंडिया ने ऐसा दिखाया कि ये लड़ाई हमारी है टेररिस्ट के अगेंस्ट, तो लड़ना भी हमें खुद ही पड़ेगा। India's cooperation on matters of water sharing and trade will subject to Pakistan abjuring terrorism। अब ये पाकिस्तान के ऊपर है कि वो टेररिज्म को छोड़ के ट्रेड और वाटर शेयरिंग पे आना चाहता है या नहीं, लेकिन जब तक वो टेररिज्म को नहीं छोड़ता तब तक ना वाटर पे बात होगी ना ही ट्रेड वगैरह पे बात होगी। और ये मैसेज क्लियरली भी दिया है गवर्नमेंट ने कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ दो चीज़ों पे, टेररिज्म पे और POK पे। आप POK कब रिटर्न करोगे और कैसे करोगे। ओके, यही दो चीज़ें इंडिया ने कही है कि इसके अलावा और कोई बात नहीं होगी, ना इंडस वाटर ट्रीटी पे ना ट्रेड पे। एब्जर टेररिज्म एंड रिटर्न दी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर। ओके, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल इज विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड डिप्लोमेसी। अब ये है बांग्लादेश के रिस्पेक्ट में। अब जो बांग्लादेश के केयर टेकर गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनिस की, उसको थोड़ी मस्ती ज़्यादा चढ़ी हुई है इस वक्त। उसने दो हरकतें की। पहला, उसने वहाँ पर उनका जो आर्मी चीफ जो रिटायर्ड था, उसने ये कहा कि अगर पाकिस्तान पे इंडिया अटैक करता है तो चाइना को बांग्लादेश के साथ मिलकर इंडिया के जो 7 सिस्टर्स हैं नॉर्थ ईस्ट, इसको कट ऑफ कर देना चाहिए। पहली गलती उन्होंने ये की। ठीक है, दूसरी गलती इनके खुद मोहम्मद यूनिस कराए। जब अभी वो नेपाल गए तो उन्होंने ये कहा कि हम लोग नेपाल, भूटान और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं। ओके, तो इन्होंने नेपाल में जाके भी ऐसी हरकत की जिससे इंडिया की सॉवरेनिटी पे अटैक किया कि नॉर्थ ईस्ट कोई अलग अलग एरिया नहीं है। ठीक है, वो इंडिया का पार्ट है। और चाइना के साथ इन्होंने ये भी कहा था, चाइना के साथ जब इनकी मीटिंग हुई थी खुद यूनिस की, तो उसने एक वर्ड यूज़ कर लिया था कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो लैंडलॉक्ड एरिया है। ठीक है, लैंडलॉक्ड एरिया, इट इज़ नॉट लैंडलॉक्ड एरिया, वो इंडिया का मेन एरिया है, इंडिया से कनेक्टेड ही है। ओके, तो ये जो हरकतें इन्होंने की है, इसने सीधे सीधे इंडिया की सॉवरेनिटी पर अटैक किया एक तरीके से। सेकंड थिंग इज़ कि जब से मोहम्मद यूनिस की गवर्नमेंट आई है यहाँ पर, गवर्नमेंट क्या कहेंगे, एक केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेटर ही बना के बिठाया था। ओके, तो इसने इलेक्शन करवाएंगे हम, ये बात तो की थी, लेकिन इलेक्शन की एग्जैक्ट डेट इसने आज तक अनाउंस नहीं की है।
ओके, दिस इज़ वन थिंग। और अनाउंस इसलिए भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये तो सिर्फ एक रबर स्टैम्प भर है, लेकिन वहाँ पर एक तो इस यूनिस के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये पाकिस्तान के साथ भी अपने रिलेशन बहुत वार्म करने की कोशिश कर रहा है, वो पाकिस्तान जिसने इन्हें 1971 में बेरहमी से मारा। ओके, दूसरा, इसी मोहम्मद यूनिस ने आवामी लीग पर बैन लगाया हुआ है। ठीक है, आवामी लीग शेख हसीना की गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी, जब तक बैन नहीं हटेगा, पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव नहीं होंगी, तब तक इलेक्शन कैसे कराओगे? और अगर आप इलेक्शन नहीं करा रहे हो तो वो जो पूरा पर्पस था बांग्लादेश में जो अपराइजिंग हुई थी, उसका पूरा पर्पस ही डिफीट हो जाता है। ओके, तो अब इंडिया ने बांग्लादेश को पनिश करने का तरीका क्या निकाला है कि हम आपके साथ जो ट्रेड करते थे, स्पेशली गारमेंट्स में और कुछ अलग अदर कमोडिटीज़ में भी, ये ट्रेड सिर्फ 2 ही पोर्ट्स के थ्रू किया जाएगा, इसके अलावा और कहीं से नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप हमारे नॉर्थ ईस्ट में ये ईस्टर्न स्टेट्स के साथ ये ट्रेड नहीं कर सकते। तो इससे क्या होगा, ये एक थोड़ा सा रिग्रेसिव अप्रोच हो गया है। इससे तो ये होगा कि क्योंकि बांग्लादेश की इकॉनमी काफ़ी हद तक गारमेंट सेक्टर पे डिपेंड करती है। ओके, तो वहाँ पे इससे अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स और ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे, और वहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जनरेट होगी तो फिर इंडिया को वही इलीगल माइग्रेशन एंड वो सारी चीज़ें फिर से फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, जो वो ऑलरेडी कर ही रहा है। तो ये अप्रोच इस राइटर के हिसाब से ठीक नहीं है और शायद सही भी कह रहा है। जबकि इंडिया का अप्रोच क्या होना चाहिए था? इंडिया का अप्रोच सिंपल होना चाहिए था कि यूएन और इंटरनेशनल कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में लेकर, और बांग्लादेश में जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ या जो भी हैं, इन सब स्टेक होल्डर्स इनको साथ में लेकर ये इंश्योर करना था कि यहाँ पर एक डेट अनाउंस की जाए फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन अंडर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर। ठीक है, दिस शुड हैव बीन द अप्रोच दैट इंडिया शुड हैव टेकन रादर दैन पनिशिंग दी बांग्लादेश इकोनॉमिकली, क्योंकि उससे अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी क्रिपल होगी, और ये जो एलिमेंट्स इस वक्त पावर में बैठे हुए हैं वो तो यही चाहते हैं कि हम आइसोलेशन में ही रहें, इंडिया से एंटेगनाइज होकर रहें, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ पावर नहीं छोड़नी है अब। ओके, तो वहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो तो यही चाहते हैं, और इंडिया ने वही गलती भी की है, तो ये नहीं करना था। एस्केलेशन ऑफ बायलैटरल ट्रेड रिलेटेड टेंशन, India has announced restrictions on ready-made garments and other specified commodities from the Bangladesh. ओके, हालांकि इससे हमारे टेक्सटाइल सेक्टर, एपरल सेक्टर को फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि इंडिया में क्या है कि काफ़ी सारा बांग्लादेश का कपड़ा आता है सस्ता एकदम। ठीक है, तो यहाँ की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो एटलीस्ट स्टेप से थोड़ा खुश हैं कि शायद हमारी सेल बढ़ सकती है इसमें। ओके, देन ये जो इकोनॉमिक असॉल्ट किया इंडिया ने, ये रिजल्ट है डेटोरेटिंग पॉलिटिकल रिलेशंस का, विच हैव नाउ स्पिल्ड ओवर द इकोनॉमिक टाइज by specifically denying Bangladeshi goods access to India's northeast market। क्योंकि मोहम्मद यूनिस ने चाइना में विजिट के दौरान ये कह दिया था कि ये जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट है, ओके, इट इज़ अ लैंडलॉक्ड। ठीक है, तो ये इंडिया को पसंद नहीं आया था। देन बट अगेन हमने ये जो स्टेप लिया है, ये न्यू दिल्ली के स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को और नीचे ही ले जाएगा। वैसे हमारी किसी नेबर से बन नहीं रही है इस वक्त। यूनिस लेड एडमिनिस्ट्रेशन इट इज़ वार्मिंग अप टू पाकिस्तान, क्योंकि सारे रेडिकल एलिमेंट्स बैठ गए हैं, जो जिसे हम कहते हैं ना कट्टर इस्लामिक टाइप के। ओके, सेकुलरिज्म में ज़्यादा बिलीव नहीं करते। यूनिस लेड एडमिनिस्ट्रेशन वार्मिंग अप टू पाकिस्तान, इट्स बैन ऑन आवामी लीग, शेख हसीना की पॉलिटिकल पार्टी, इट गोस अगेंस्ट इट्स प्रोमिसेस टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी, क्योंकि जब इन्हें बनाया गया था केयर टेकर तो इन्होंने कहा था कि हम जल्दी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएंगे। ओके, तो हमें ज़रूरत है कि हमें एक आउटरीच करनी होगी वहाँ की सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ कि ये गलत लोग बैठ गए आपके उसमें, इनको कंपेल कीजिए कि ये इलेक्शंस कराएं। इसके साथ साथ हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी इनके साथ भी कॉपरेट करना होगा कि यू शुड एडवाइज द मोहम्मद यूनिस एडमिनिस्ट्रेशन टू कंडक्ट द इलेक्शंस क्विकली एंड वी नीड टू एंगेज विद मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इन बांग्लादेश पॉलिटी एज वेल। ओके, लेकिन हमने जो स्टेप लिया है वो एक रिग्रेसिव मूव है। इट विल ओनली हाइटन द एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स अमंग द पब्लिक ऑफ बांग्लादेश। दिस इज द प्रॉब्लम। जब मैं पहले आपको पढ़ाता था तब भी मैं आपसे कहता था शेख हसीना चाहे कितनी भी प्रो इंडियन हो, लेकिन उसकी खुद की फैमिली, उनके खुद के अंडर में काम करने वाले काफ़ी हाई लेवल बैठे हुए एडमिनिस्ट्रेटर एंड ब्यूरोक्रेट्स, वो लोग हाईली करप्ट थे। उन लोगों ने शेयर मार्केट को भी काफ़ी हाई लेवल तक मैनिपुलेट किया था, और उसी वजह से पब्लिक एंगर बढ़ रहा था उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट। लेकिन इंडिया ने अपनी गुडविल का यूज़ नहीं किया, शेख हसीना को ये नहीं समझाया कि आपके अगेंस्ट डिसकंटेंट बढ़ रहा है, आप जो कर रही हैं वो ठीक नहीं है, पब्लिक राइज होगा, और पब्लिक राइज हुआ। ओके, तो अब ये पब्लिक में ऑलरेडी उस वक्त भी इंडिया के अगेंस्ट काफ़ी सेंटिमेंट्स बन रहे थे कि शेख हसीना को पावर में रखने में इंडिया का काफ़ी सपोर्ट रहा है, और जब शेख हसीना वहाँ से डिस्प्लेस हुई तो ये पब्लिक एंगर अब और बढ़ेगा अगर हम इस तरह के स्टेप्स लेंगे। ओके, दिस कुड ऑल्सो क्रिएट फ्रेश लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स एंड कुड लीड टू सिक्योरिटी इशूज इन दी नॉर्थ ईस्ट। ऑलराइट, तो आई होप आपको यहाँ से कुछ क्रिटिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आए होंगे।
इनके मैं सारे आपको नोट्स खुद ही दूंगा अब, ओके, आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है नोट्स की। चलिए यहाँ पर स्कीम बेस्ड वर्कर्स, अब हमारे पास काफ़ी सारी स्कीम्स चलती हैं, जैसे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राइट। तो इस तरह की जितनी स्कीम्स हैं इनके लिए कई बार वर्कर्स रखे तो जाते हैं, लेकिन इनको सरकार गवर्नमेंट वर्कर नहीं मानती है, ठीक है। और इनके साथ सबसे बड़े इश्यूज़ क्या आ रहे हैं, 3 सबसे बड़े इशू आते हैं। फर्स्ट इज़ कि ये गवर्नमेंट जॉब वालों की तरह इन ये जो आशा वर्कर्स होती हैं, ओके, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी में जो हेल्पर्स होती हैं, ओके, इनको सरकार वर्कर मानती नहीं है। जो वर्कर की प्रॉपर डेफिनेशन है उसमें नहीं इंक्लूड किया जाता है इनको, ओके। दिस इज़ द फर्स्ट इशू। सेकंड इशू इज मिनिमम वेज नहीं दिए जाते इनको। गवर्नमेंट ने खुद कहा है 12,000 मिनिमम वेज होना चाहिए, लेकिन सरकार खुद ही नहीं देती है। सरकार कई जगहों पे 8,000 से लेकर 11,000 रुपये तक दे रही है, और कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। अब आप इमेजिन कीजिए कि एक लेडी है जो साफ़ सफाई का काम कर रही है आंगनवाड़ी में, इनटू हर 40s और से 50s, आगे चल के आफ्टर 65 क्या करेगी वो, जब उसका शरीर फिजिकल लेबर के लिए सफाई के करने में साथ नहीं देगा, तो उसके पास क्या सोशल सिक्योरिटी है। उसने ज़िंदगी भर आंगनवाड़ी में काम किया, ठीक है, ना कोई पेंशन है, ना ही कोई सोशल सिक्योरिटी है, तो इस लेडी का आफ्टर दैट पर्टिकुलर एज क्या होगा, राइट। तो ये 3 मेजर इश्यूज रहे हैं इनके, और इसलिए आप हमेशा देखिए कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को बार बार स्ट्राइक करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि सरकार ने कानून ही ऐसे बना रखे हैं। उन्होंने ये किया है कि आंगनवाड़ी के वर्कर्स को ये कह दिया है कि आप इसेंशियल सर्विसेज में आते हो तो आप स्ट्राइक नहीं करने देंगे हम आपको। अगर आप स्ट्राइक नहीं कर, एक तो आप ये भी मान रहे हो कि इसेंशियल सर्विस यानी हमारा जॉब बहुत क्रिटिकल है, दूसरी तरफ आप हमें स्ट्राइक करने का भी राइट नहीं दे रहे हो, और आप ना हमारे मिनिमम वेजेस दे रहे हो, ना कोई सोशल सिक्योरिटी दे रहे हो, ना कोई पेंशन दे रहे हो, ओके। यानी कि ओवरऑल दे आर डिनाइड ऑल द बेसिक लेबर राइट्स, राइट। इतने सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियंस भी चलते हैं, बट अगेन यहाँ पे वो बात भी करते हैं कि वेज नेगोशिएशन होने चाहिए, बट देयर इज एक्चुअली नो प्रिस्क्राइब्ड वेज नेगोशिएशन टाइमलाइंस, राइट। इनके वेज में कोई नेगोशिएशन करना है, क्योंकि जो बड़े बड़े ट्रेड यूनियंस हैं फैक्ट्री कॉरपोरेट्स में, उनका तो फिर भी रहता है कि इतने साल बाद हम लोग वेज रिवाइज को लेकर नेगोशिएशन करेंगे, लेकिन ये जो वर्कर्स हैं बेचारे, इनके लिए ऐसी कोई टाइमलाइन नहीं है कि आपके वेज रिवीजन कब होंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया है, इन पे इम्पोज कर दिया था जब ये हड़ताल कर रहे थे, महाराष्ट्र एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट 2017 टू कर्ब द राइट ऑफ आंगनवाड़ीज इन द स्टेट टू गो ऑन स्ट्राइक। एक तरफ तो आप ये भी मान रहे हो कि उनका जो वर्क है काफ़ी इसेंशियल है, बट दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो, उनकी जो राइट हैं वो भी कर्व कर रहे हो कि आप स्ट्राइक पे नहीं जा सकते, बट एट द सेम टाइम उनके जो 3 मेजर कंसर्न हैं जो हमने अभी डिस्कस किए, उन तीनों कंसर्न को एड्रेस भी नहीं कर रहे हो। आप दिल्ली से लेके केरल, महाराष्ट्र, किसी भी स्टेट में देख लीजिए, ये जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं इनको अपनी मांगे मनवाने के लिए स्ट्राइक ही करनी पड़ती है, राइट। तो अब दूसरा अप्रोच क्या रह गया, जाइए कोर्ट जाइए, लीगल रेमेडीज़। चलिए कोर्ट में देख लेते हैं क्या किया था कोर्ट ने। अब 2006 में कर्नाटका एंड अदर्स वर्सेस अमीर बी एंड अदर्स। अब इसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स को कोर्ट कहता है दैट यू डू नॉट कैरी आउट एनी फंक्शन ऑफ द स्टेट। तो ये जो गवर्नमेंट की स्कीम्स को इंप्लीमेंट कर रहे हैं ये लोग, क्या ये स्टेट के फंक्शन नहीं है? कोर्ट ने कहा नहीं है, ओके। एंड दे डू नॉट होल्ड ए पोस्ट अंडर ए स्टैच्यू एंड इट डज नॉट कंसिडर दैम एज वर्कर। तो यहाँ पे कोर्ट ने कह दिया कि हम आपको वर्कर नहीं मानते, ओके। देन in 2022 it granted the Anganwadis eligible for gratuity under the Payment of Gratuity Act 1972। यानी कि जब आप अपनी वर्क से रिटायर हो गए तब आपको कुछ ग्रेजुइटी फंड मिल जाएगा, आप उसके लिए एलिजिबल हो, ओके। और ये रिलीफ कब आ रही है इनको? 22 में। इसके अलावा इन 24 रिसेंटली गुजरात हाई कोर्ट ने यहाँ पर सेंटर को ज़रूर कहा कि देखिए इनकी जो ड्यूटीज़ हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का काम है। राइट टू एजुकेशन एक्ट को भी ये इंप्लीमेंट करते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में भी इनका रोल रहता है। सो यहाँ पर कोर्ट ने डायरेक्ट किया सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को टू जॉइंटली फ्रेम ए पॉलिसी अंडर विच आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड आंगनवाड़ी हेल्पर्स कुड बी रेगुलराइज्ड एज क्लास 3 एंड क्लास 4 ग्रेड स्टेट एम्प्लॉयज़। और उन्हें जब तक आप इस तरह की एक पॉलिसी नहीं बना लेते जॉइंटली, तब तक आप उन्हें मिनिमम वेज पे करेंगे, ओके। 8,000 जैसा पे नहीं कर सकते आप उन्हें मिनिमम वेज पे कीजिए, ओके। अब गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट लेके आई 2 आर्ग्यूमेंट। पहले उनका कहना है कि देखिए सर, इससे ना गवर्नमेंट का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, अगर हमने इन सबको वर्कर मान लिया। तो अब मैं आपको बताता हूँ कल ही सरकार ने क्या किया है कि हाई कोर्ट जजेस, जितने भी हाई कोर्ट जजेस रिटायर होंगे, इनको यूनिफॉर्म पेंशन दी जाएगी 13.5 लाख, ओके।
और अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अगर आप रहे हो तो आपको पेंशन दी जाएगी 15 लाख रुपीज़। ऑलराइट, तो ये बढ़ाते टाइम इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती। दिल्ली असेंबली में आपको पता है कि आम आदमी पार्टी जब थी उन्होंने अपनी सैलरी डायरेक्टली 4 टाइम्स बढ़ा ली थी। ओके, उसी तरीके से हमारे जो MP MLAs हैं दे गेट मल्टीपल पेंशन। मल्टीपल पेंशन का मतलब ये है कि महीने के 4 लाख 5 लाख 6 लाख रुपए तक मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जितने टर्म्स वो लोग रहते हैं उतने टर्म्स की पेंशन मिलती है हर टर्म की। ओके, सपोज कीजिए कि दिग्विजय सिंह वो आज भी MP हैं। ओके, तो उन्होंने इससे पहले जो 12 टर्म पूरे किए हैं, 12 या 9 ऐसा ही कुछ है, उसकी तो पेंशन मिलेगी और इस टर्म की सैलरी भी मिलेगी। ठीक है, तब इन लोगों को पैसे में कोई कमी नहीं दिखती देश में, लेकिन जब इन लोगों को देना होता है तो पैसा एक इशू आ जाता है। दूसरा इशू क्या लेके आई सरकार, इनका कहना है यार ये बहुत लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। ठीक है, इसके लिए हमें बहुत डिबेट और डिस्कशन करने होंगे, इसलिए हम कोई आपको टाइमलाइन नहीं बता सकते कि हम कब तक इस तरह की पॉलिसी बना लेंगे। ओके, तो सरकार ने इसको बैक बर्नर पे डाल दिया, ये कह के कि ये बहुत बड़ा मैटर है, इसके लिए हमें बहुत वक्त लगेगा पॉलिसी तैयार करने में, तो अभी हम कोई टाइमलाइन नहीं दे सकते। ये 2 स्टूपिड एक्सक्यूज लेके आई है गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस आपको पता है, ये मैंने अभी प्रीलिम्स के लिए भी आपको डाला था, ट्राइपार्टाइट कॉन्फ्रेंस होती है। ठीक है, ट्रेड यूनियंस भी होते हैं, सेंटर भी होता है, स्टेट भी होता है, और सॉरी सेंटर स्टेट होते हैं और जो एम्प्लॉयर होता है वो होता है। ओके, ट्राइपार्टाइट। 45th जो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस हुई उसने यूनानिमसली ये रेकमेंड किया टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ट्रीट दीज स्कीम बेस्ड वर्कर्स। ओके, जैसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है तो उसमें कुछ वर्कर लगे हैं, नेशनल हेल्थ मिशन है उसमें कुछ वर्कर लगे हैं, ये जो स्कीम बेस्ड वर्कर्स हैं इनको वर्कर मानिए सही मायने में, एंड पे देम द मिनिमम वेज, जैसे आप सरकारी नौकरी वालों को देते हो, पे देम द पेंशन, पे देम दी हेल्थ इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड। ये रिकमेंडेशन दिया है 45th इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस ने। राइट, सो नोट डाउन दीज पॉइंट्स। ओके, यूजुअल स्टैंड गवर्नमेंट का वही रहा कि यार ह्यूज कॉस्ट इम्प्लीकेशंस, फर्स्ट थिंग। ओके, दूसरी तरफ कि हमारे मिनिस्टर साहब का कहना है कि यार ये हम कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं दे सकते इसके लिए। ओके, वही गवर्नमेंट का काम है, डिनाइल। और तीसरा सबसे बड़ा इशू है कि ये प्राइवेटाइज करने की कोशिश करते हैं इन सभी स्कीम्स को, यानी कि जैसे अगर आपके आसपास कोई आंगनवाड़ी है और वहाँ पर ये स्कीम इंप्लीमेंट हो रही है तो ये पूरी आंगनवाड़ी का सारा खर्चा एक प्राइवेट एजेंसी को दे दिया जाएगा कि आपको ये सारे काम करने हैं इस स्कीम के अंडर में। अब ये प्राइवेट एजेंसी क्या करेगी, वर्कर्स रिक्रूट करेगी। ठीक है, अब जो सरकार इनको 8,000 भी दे रही थी, ये इन वर्कर्स को देंगे 6,000। चलो, आज रेलवे में यही हो रहा है, प्राइवेट लोगों को काम दे दिया गया है, प्राइवेट कंपनीज़ को, कंपनीज प्राइवेट लोगों को हायर करती है। और फिर पता है इसमें हायर करने में एक और चीज़ ये आती है कि ये लोग उम्मीद करते हैं 11 महीने बाद या 1 साल बाद कुछ वेज रिवीजन होगा, नहीं होता है। उसके बाद ये लोग इन पुराने लोगों को निकाल देते हैं और नए लोगों को हायर करते हैं एट द सेम वेज। ओके, ताकि वेज रिवीजन का इशू ही ना आए। और यही चीज़ होती है आपकी UPSC की टीचिंग इंडस्ट्री में। आप एज अ कंटेंट डेवलपर कहीं पे ज्वाइन कर लो, आपको 30,000 मिल रहा है आपको, उसके बाद आप उम्मीद करोगे कि अगले साल मेरा एक्सपीरियंस हो गया, सब कुछ हो गया, अगले साल कुछ बढ़ेगा, नहीं होगा। PW में देख लीजिए, अनअकैडमी में देख लीजिए, दृष्टि IAS में देख लीजिए, ये आपको वेज रिवीजन की नौबत ना आए, आपकी सैलरी की एक्सपेक्टेशन ना बढ़े, आपको जानबूझ के टाटा बाय बाय कह दिया जाता है और अगले साल फिर से न्यू रिक्रूट कर लिए जाते हैं। इसलिए आप टाइम एंड अगेन एडवर्टाइजमेंट देखते रहते हो विजन का, वी नीड कंटेंट डेवलपर, वी नीड कंटेंट डेवलपर। ऐसा नहीं है कंटेंट डेवलपर नहीं है, पुराने वालों को निकालना है और नए वालों को रिक्रूट करना है कम से कम सैलरी पे। ओके, तो यही चीज़ प्राइवेट सेक्टर में भी होती है, यही चीज़ गवर्नमेंट सेक्टर में भी होती है। तो ये सारे आर्टिकल्स थे आज काफ़ी काम के। ओके, अब इसकी बात कर लेते हैं इस आर्टिकल की, हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। पहली बात तो वेदर एंड क्लाइमेट में डिफरेंस आपको पता ही है। अगर नए स्टूडेंट हो तो वेदर ये है जो शॉर्ट टर्म के लिए रिपोर्ट दी जाती है, जैसे डेली कि आज का वेदर कैसा है, कल का वेदर कैसा रहेगा। क्लाइमेट होता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड। ठीक है, क्लाइमेट जैसे हम कहते हैं कि शिमला का जो क्लाइमेट है, मैं तो कभी गया नहीं, ठीक है, वो काफ़ी कूल रहता है, ठंडा है, तो वो लॉन्ग टर्म में, ठीक है, कि वो 50 साल से 100 साल से वो कूल ही रहता है। ओके, इसलिए हम उसको कहते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है। ठीक है, यानी कि आप जो डेली बेसिस पे देखते हो न्यूज़ वगैरह में, वो वेदर रिपोर्ट होती है कि आज यहाँ पर ठंडी है और हो सकता है कि किसी दिन उसी शिमला में किसी दिन वार्म वेदर हो। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि यार हमने तो सुना था ठंडी जगह, नहीं, आप जो आज एक्सपीरियंस कर रहे हो वो शिमला का वेदर है और शिमला का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी ठंडा है। ओके, सेम इज मिटिगेशन और एडेप्टेशन में फ़र्क। पहले पुराने बच्चे तो जानते हैं, आप लोग देखिए, मिटिगेशन वो है जिसमें हम किसी चीज़ को रिवर्स करने की कोशिश करें। ठीक, जैसे क्लाइमेट ज़्यादा बढ़ रहा है, हम प्लांटेशन कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, मिटिगेट कर रहे हैं उसको। ठीक है,
उसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं, हम लोग डीकार्बनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं इकॉनमी को, तो क्या कर रहे हैं, मिटिगेट कर रहे हैं, यानी कि उसके इम्पैक्ट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कई ऐसी चीज़ें जिनको हम नहीं कर सकते, हम सी लेवल राइज जो बढ़ रहा है या बढ़ चुका है सिंस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, हम उसको कम तो नहीं कर सकते अब, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि हम वापस से उसको ग्लेशियर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब आपको उसी के साथ जीना है, ठीक है, आपको अडेप्ट करना पड़ेगा उसी के साथ। तो आप अपनी सी लेवल राइज के हिसाब से ही थोड़ा कोस्ट से पीछे कंस्ट्रक्शन कीजिए, उनको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कीजिए, कोस्टल रेगुलेशन जोन के अंडर में आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन मत होने दीजिए, ओके, वेव राइज होंगी इस तरीके से। तो वो कहलाता है अडेप्टेशन, और अडेप्टेशन ही करना पड़ेगा क्योंकि मिटिगेट करना इतना आसान नहीं है। और दूसरा एक इशू आता है इस में सबसे बड़ा, वो है फंडिंग का, कि फंडिंग यहाँ पे कोई करना नहीं चाहता, ना डेवलप कंट्रीज ना डेवलपिंग, ओके। अब ये एक पॉइंट है जो मैं चाहूँगा आप याद रखें अपने एग्जाम के लिए, कोट करने में काम आएगा। यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP, it estimate that every $1 invested in adaptation yield a $4 return through reduced economic losses and lower disaster recovery cost. ओके, अगर हम आज $1 इन्वेस्ट करते हैं से वाइल्ड फायर को रोकने में, ओके, तो वो हम अगर वाइल्ड फायर होती तो जितना इकोनॉमिक लॉस होता है ना, वो उससे बचा जा सकता है। तो अगर हम लोग $1 इन्वेस्ट करते हैं अडेप्टेशन में, तो उससे $4 तक के फ़ायदे होते हैं हमारी ओवरऑल इकॉनमी को, राइट। सो ये आंकड़ा है UNEP का। इस तरह के पॉइंट्स आपके आंसर को बेटर बनाएंगे, याद रखिएगा, लिख लेना अपनी कॉपी में कहीं पीछे, ओके। तो इंडिया ने क्या कुछ तैयारी की है इसमें, ओके, आई एम नॉट गोइंग इन टू द बेसिक्स, ओके, आई एम जस्ट गोइंग कि यहाँ पर जो हमारे एग्जाम में हम लोग आंसर में और बेटर यूज़ कर सकते हैं। क्या इंडिया ने कुछ किया है इसमें सीरियसली? यस किया है। देखिए, साइक्लोन रिस्पॉन्स में तो हम लोगों ने बहुत अच्छा किया है। आज साइक्लोन को सबसे अच्छा अगर कोई टैकल कर पा रहा है तो वो इंडिया है, ओके। इसके अलावा फ्लड मैप तैयार करके दिया है IIT गांधीनगर ने। IMD ने एक वल्नरेबिलिटी एटलस बनाई हुई है, ठीक है। उसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि हमें एक लैंडस्लाइड एटलस भी बनाने की ज़रूरत है, कि कौन सा रीजन कितना वल्नरेबल है लैंडस्लाइड के, राइट। डिज़ास्टर फ्रेमवर्क तैयार किया गया है बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। बट प्रॉब्लम ये है कि कोई यूनिफाइड सिस्टम नहीं है टू कंसोलिडेट दिस इनसाइट। तो ये एक हमारा वे फॉरवर्ड बनता है कि हमें एक यूनिफाइड सिस्टम बनाने की ज़रूरत है किसी भी तरह के डिज़ास्टर को रोकने की, चाहे वो फ्लड हो, ड्रॉट हो, लैंडस्लाइड हो, वाइल्ड फायर हो, इनके लिए हमें एक यूनिफाइड सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, ओके। सेकेंड इज़ कि हमारे पास कोई सेंट्रल रिपोजिटरी नहीं है क्लाइमेट रिस्क डेटा, कि कौन सा रीजन कितना वल्नरेबल है क्लाइमेट को लेकर एंड ऑल दोज थिंग्स। तो विदाउट ए सेंट्रल रिपोजिटरी फॉर स्टैंडर्डाइज क्लाइमेट रिस्क डेटा, बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट एजेंसीज स्ट्रगल टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। अब पेरिस एग्रीमेंट में आर्टिकल 7 था, वो मैंडेटरी कर देता है फॉर ऑल नेशन टू स्टैब्लिश ए नेशनल अडेप्टेशन प्लान बाय 25 एंड शो दी प्रोग्रेस बाय 2030, ओके। तो रिमेंबर दिस आर्टिकल 7 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, और इंडिया ने फॉर्मुलेट किया भी है। तो हमें यहाँ पर एक इंडिया स्पेसिफिक टूल बनाना है ओवरऑल क्लाइमेट रिस्क को एनालाइज करते हुए। इंडिया स्पेसिफिक टूल दैट कंबाइन लोकलाइज क्लाइमेट मॉडलिंग, ग्रैन्युलर रिस्क असेसमेंट, ए सेंट्रलाइज क्लाइमेट रिस्क डेटा हब, ट्रांसपेरेंट साइंस बेस्ड मेथड्स विथ इटरेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज इम्पेरेटिव, ओके। सिर्फ इसमें एक दो पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा अपने काम के, जो आपको लगता है कि आप आंसर में यूज़ कर सकते हो। देखिए, मैं यहाँ पे काम करता हूँ आपके थॉट्स बिल्ड करने के लिए, ओके। बाकी हम लोग वो भी दोबारा स्टार्ट करेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग, ताकि हम लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस साथ साथ ही कर सकें। और सेकंड थिंग इज़ कि मेंस 450 सीरीज़ को हम वापस रिज्यूम करेंगे, और वो जो 20 मिनट शॉर्ट डिस्कशन होता था उसको भी हम दोबारा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग एग्जाम दे लीजिए, ये तो सिर्फ मैं आपको न्यूज़पेपर शुरू कर रहा हूँ, ओके। यहाँ पे जुडिशरी में लोगों को लगता था कि यार ये 21 साल में जज का कोर्स कर लेते हैं, 1 साल ट्रेनिंग पे जाते हैं और फिर ये जज बन के बैठ जाते हैं 22 साल की उम्र में, लेकिन इनको ज़्यादा कुछ आता नहीं है, ओके। तो सरकार यहाँ पे ये रूल लेके आई है, सुप्रीम कोर्ट 3 ईयर रूल, यानी कि आप ग्रेजुएट हुई है 21, वैसे तो 21 में ग्रेजुएट हो नहीं पाता कोई लॉ ग्रेजुएट, कई बार उसके 5-6 साल लग जाते हैं, ओके। तो आप ये मान लीजिए कि चलिए 22 में ग्रेजुएट हुई है, उसके बाद 3 साल और प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद 25 के आसपास जाके आप अटैम्प्ट करेंगे जुडिशियल सर्विस का एग्ज़ाम, ओके। और ये जो एग्ज़ाम होता है ये आपके सारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह के जज हैं वो सिलेक्ट होते हैं यहाँ पर,
ओके, लेकिन बात ये है कि ये जो स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम होता है ये टाइमली नहीं होता है कभी भी, कई बार 3-3 साल एग्ज़ाम ही नहीं आ रहा है, तो आप हो सकता है कि 3 साल का वो करने के बाद भी 28 साल तक बैठे हुए एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये तो आपका लक होता है कई बार को कि जिस साल आप ग्रेजुएट हो उसी साल वो एग्ज़ाम आ गए, अदरवाइज़ 1-2 साल और वेट करते रहो। अब उसमें ये जो 3 साल का रूल लगाया गया है जुडिशरी की तरफ से, ये इन्होंने ये सोच के लगाया है कि इससे बेटर एक्सपीरियंस होगा उनको, वो पहले काम कर चुके होंगे, उन्हें कोर्ट रूम का डेकोरम मेंटेन करना पता होगा, एटलीस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोसीजरल केसेस को किस तरीके से हैंडल करना है वो ये सब सीख के आएंगे। बट इसके माइनस पॉइंट हमें ज़्यादा दिखते हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी ऐसा ही रूल था, फिर इसको कोर्ट ने हटाया था कि इसके कोई फ़ायदे नहीं है, अब इसको ये दोबारा लेके आए। ओके, ए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ 3 years ए प्री रेक्विसाइट टू अपीयर फॉर द सबऑर्डिनेट जुडिशियल सर्विस एग्जाम। तो ये जो प्री रेक्विसाइट लेकर आए हैं इसको कोई ज़्यादा अच्छा नहीं मान रहे हैं कुछ लोग, क्योंकि पहले भी था फिर हटा दिया गया। कोर्ट सिंपली वेंट बैक टू द 3 year रूल बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ हाई कोर्ट एडवोकेटेड फॉर इट। हाई कोर्ट का कहना था कि ये जो लड़के आ रहे हैं, ठीक है, इनको कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं है, इनकी 1 साल की ट्रेनिंग जो होती है वो भी किसी काम की नहीं है, तो मेजॉरिटी हाई कोर्ट से कहा था कि 3 year रूल को वापस लेके आओ। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ले आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी ऐसा कोई डेटा प्रेजेंट नहीं कर पाया, या हाई कोर्ट ऐसा कोई डेटा प्रेजेंट नहीं कर पाए कि ये जो फ्रेश ग्रेजुएट्स आ रहे हैं दे आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दिस। ओके, या इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत पुअर है। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम कि आपने बिना किसी एम्पेरिकल डेटा के आप इस नतीजे पे पहुंच गए कि हमें इस रूल को वापस लाना है। ओके, इस रूल की अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो 14th लॉ कमीशन था 1958 अंडर MC स्टालवार्ड। उन्होंने कहा था कि पर्सन विथ एक्सपीरियंस रेंजिंग फ्रॉम 3 to 5 years शैल बी एलिजिबल टू कॉम्पीट इन द एग्जामिनेशन फॉर लोअर सबऑर्डिनेट जज इन एवरी स्टेट। तो ये उनके रिकमेंडेशन से ये सब स्टार्ट हुआ था, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि देखिए यहाँ पे सिर्फ रॉट लर्निंग वाले एग्जाम मत कराइए, आजकल तो स्टेट PSC सारे रॉट लर्निंग पे चल रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल टाइप की चीज़ें नहीं है उसमें, ठीक है, लेकिन चलो वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह होती है, फिर आपको काफ़ी साल अंडर में काम करना होता है, तो वो फिर भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने कहा कि आप क्वेश्चन ऐसे डालिए जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दिखाएं, आप उनको ऐसी केस स्टडीज़ दीजिए। ओके, एबिलिटी टू ड्राफ्ट प्लीडिंग्स ये तक बनाना नहीं आता है कईयों को, एंड वो रॉट लर्निंग से एग्जाम निकाल लेते हैं बस। द एबिलिटी टू ड्राफ्ट द प्लीडिंग, अप्रिशिएट द एविडेंस एंड राइट जजमेंट, इन चीज़ों को टेस्ट करना चाहिए आपको एग्जाम में, ये इनका सेकेंड रिकमेंडेशन था। ओके, लेकिन आज भी अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये रॉट लर्निंग्स का ही पेपर है पूरा। ओके, इसलिए पुअर क्वालिटी ऑफ जजेस इनको देखने को मिल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ओके, और ये पता है ये जो राइटिंग जजमेंट ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आप सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मत समझिए, सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी ये ट्रांसजेंडर केस में, मुझे नाम याद नहीं है उन जज का, मिश्रा विश्रा कोई थे। ओके, इन्होंने जब जजमेंट दिया था ना तो इनके पूरे पैराग्राफ देखे गए कि ऑस्ट्रेलिया में इसी तरह के एक केस था ट्रांसजेंडर के, उसका पूरा कॉपी मारा था इन्होंने टेक्स्ट। जब सुप्रीम कोर्ट जज ढंग से राइटिंग जजमेंट नहीं लिख पा रहा है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज वो भी नए लड़के से तो क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा इसी कमीशन ने कहा था कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का एग्जाम भी करवाना चाहिए टू टैप द ब्रिलियंट यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स एट द राइट टाइम टू जुडिशियल सर्विस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने ना दो चीज़ें डिफरेंट कर दी कि जिसको डिस्ट्रिक्ट जज में जाना है उसको 3 से 5 साल का पहले एक्सपीरियंस लेने दो, फिर एग्जाम देने दो, लेकिन जिसको हायर लेवल पे जाना है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज में, ठीक है, सॉरी, जिसको इसके थ्रू जाना है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के थ्रू, उसको डायरेक्ट एग्जाम देने दो 21 साल की उम्र में। तो ये दो तरह की बातें कर दी थी इन्होंने यहाँ पे, ठीक है, कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस में अगर किसी को आना है तो इनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर स्टेट जुडिशियल सर्विस में आना है तो वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। ओके, उनका ये कहना था कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस में जो लोग आएंगे ना उनको जल्दी टैप करना जरूरी है, जैसे IAS IPS को किया जाता है कम से कम एज में, उसके बाद अच्छी सी उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है जैसे यहाँ दी जाती है। ओके, सो इन्होंने 2 डिफरेंट सेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे दिए थे, स्टेट लेवल एग्जाम के लिए अलग और नेशनल लेवल एग्जाम के लिए अलग क्राइटेरिया। ओके, बट बाद में जस्टिस शेट्टी कमीशन सेटअप होती है 1996 में, और वो ये कहती है कि देखिए सभी स्टेट्स का देखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि कुछ स्टेट ने तो इवन 3 साल से बढ़ा के 4 से 7 साल तक का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस डिमांड किया था। ओके, और लोग सेलेक्ट हो रहे थे 27 से 30 साल की एज में, तो इसका असर कोई ज़्यादा अच्छा दिखा नहीं। जो टैलेंटेड बच्चे थे या तो वो कॉरपोरेट्स में चले गए, दूसरे सेक्टर्स में चले गए जैसे सिविल सर्विस काइंड ऑफ चीज़ों में, और जो बचे बस वही लोग इस एज ग्रुप में एग्ज़ाम दे रहे हैं। ओके, तो 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओके ये रिकमेंडेशन आपकी बिल्कुल सही है, एंड 3 year रूल हैज़ फेल्ड टू अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट टू द जुडिशियल सर्विस, एंड हम इसको स्क्रैप करते हैं,
ठीक है। तो इन्होंने 2002 में स्क्रैप कर दिया, लेकिन अभी अचानक से इसको वापस से ले आए हैं, क्योंकि ये इस कंसेप्ट इस बात को नहीं समझ पाए कि जो बेस्ट लॉ स्टूडेंट होते हैं वो जनरली मिलेंगे आपको नेशनल लेवल यूनिवर्सिटीज़ में, एंड मोस्ट ऑफ दीज स्टूडेंट्स गेट ल्यूक्रेटिव कॉर्पोरेट प्लेसमेंट विथ ह्यूज पे पैकेजेस। ओके, कईयों को अपने एग्जाम के अपने एजुकेशन के लोन पे करने होते हैं। प्राइवेट कॉलेज में अगर आप देखोगे तो 20 से 40 लाख लग जाते हैं, तो वो 3 साल यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस करने पे आपको मिलते हैं 10,000, 11,000, 12,000। ठीक है, इवन दिल्ली जैसे सिटी में भी सिर्फ 20,000 समथिंग मिलता है। तो वो फिर 3 साल यहाँ प्रैक्टिस करके इंतज़ार नहीं करेगा एग्ज़ाम का, राइट। कोर्ट का कहना है कि यार इन लोग दीज पीपल लैक मैच्योरिटी, एम्पैथी एंड पेशेंस। तो फिर आप एक काम कीजिए, उनकी 1 साल की ट्रेनिंग को बढ़ा के 2 साल कर दीजिए या 3 साल कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि इनको डेकोरम मेंटेन करने का कुछ वही नहीं पता है, आप उनको कोर्ट में ले जाके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली आप उनको दिखा सकते हो कि किस तरह से आपको मेंटेन करना है, किस तरीके से आपको जजमेंट लिखने हैं। Okay, the fact of the matter is that mandatory 3 year of practice rule significantly discourage the brighter minds from joining the judicial service। ये उल्टा उनको डिस्करेज करेगा, क्योंकि जब आप उस पढ़ाई के मोमेंटम में होते हो 21 साल की उम्र में, तब तो फिर भी पढ़ने में मन लग जाता है। अगर आपने ब्रेक ले लिया और फिर आप 27-28 में जाके शुरू करोगे तो फिर किताबों में मन लगता नहीं है लोगों का। ठीक है, और ये जो आप पे करते हो 15,000 रूरल एरियाज़ में, 20,000 अर्बन एरियाज़ में, इवन 20,000 वो भी दिल्ली में फॉर क्लैरिकल वर्क, सुपरवाइजरी वर्क, ये सफिशेंट नहीं है। ठीक है, कईयों को वो लोन भी चुकाना होता है एग्जाम का। ओनली फाइनेंशियली साउंड कैंडिडेट वुड हैव द लग्जरी टू अपीयर फॉर जुडिशियल सर्विस इफ द 3 year कंडीशन इज ब्रॉड बैक। ठीक है, जो बेटर फैमिली से आते होंगे वही वेट कर पाएंगे 3 साल, हर बच्चा वेट नहीं कर पाएगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी विमेन के साथ। विमेन अगर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में आप देखेंगे 38% विमेन है, और अभी जो बिहार जुडिशियल सर्विस का रिजल्ट आया उसमें आप देखिए 9 आउट ऑफ टॉप 10 कैंडिडेट्स आर विमेन। ओके, अगर इनको अभी कहा जाता है कि आप 3 साल वेट कीजिए, या जैसे कुछ स्टेट ने तो 4 से 7 साल कर दिया था, तो आपको लगता है कि कितने पेरेंट्स अलाउ करेंगे कि आप 27-28 तक बस ऐसी ही प्रैक्टिस करते रहिए 15-20 हज़ार में, राइट। जबकि उनको लगता है कि हम एग्ज़ाम निकालने का पोटेंशियल रखते हैं। ज़रूरत है हमें कि उस एग्ज़ाम का जो पेपर है उसको डिज़ाइन करने की। ठीक है, वो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि वो आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को ज़्यादा टेस्ट करे और रॉट लर्निंग को टेस्ट ना करे। ओके, और दूसरा इशू ये है कि जो जुडिशियल सर्विस के एग्ज़ाम हैं वो स्टेट्स में रेगुलरली होते ही नहीं है। इवन कई स्टेट में तो स्टेट पीएससी भी रेगुलर नहीं होती, तो फिर जुडिशियल एग्ज़ाम तो आप छोड़ ही दीजिए। ओके, क्या कर सकते हैं फिर हम इस 3 year रूल को हटा के? यू कैन एनहांस द ट्रेनिंग पीरियड टू 2 years और इवन मोर, 3 years भी कर सकते हो। यूज द बेस्ट ऑफ एकेडमिक एंड प्रैक्टिकल स्किल्स टू एनहांस द एफिशिएंसी, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, ट्रेनी ऑफिसर मे बी रिक्वायर्ड टू सर्व एज प्रोबेशनर्स टू सर्विंग डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज। ठीक है, आप उनको कोर्ट में ले जाके वहीं पे एक प्रोबेशनर की तरह काम करा लीजिए, जैसे आप IAS IPS को कराते हैं कई साल। मेक देम सर्व एज प्रोबेशनर टू सर्विंग डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और द जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट टू एनहांस देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोर्ट रूम। ओके, फॉर 6 months दे मे बी अटैच टू ए सीनियर लॉयर एज वेल, ताकि वो एप्लीकेशन, प्लीडिंग, ये सब करना सीख जाए। वी मस्ट रिफॉर्म द एग्जामिनेशन एंड कम अप विद इनोवेटिव क्वेश्चन। ओके, अब तो AI है आपके पास। The examination should be based on scenario based questions and judgment writing should be carry more weightage, क्योंकि सच में जजमेंट राइटिंग नहीं करते हैं ढंग से। जब सुप्रीम कोर्ट जज भी कॉपी पेस्ट मार रहे हैं इधर उधर से, तो फिर हम छोटे लेवल पे तो क्या ही बात करें। एनीवे, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एम टू कंटेन चाइनाज AI इंडस्ट्री। अब इसके रिस्पेक्ट में मैंने आपको बताया था कि 10 नैनोमीटर से छोटे वाले जो चिप्स हैं उनके एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया था यूएसए ने। ठीक है, कि ये जो चिप्स हैं जो एडवांस रोबोटिक्स और AI में यूज़ होते हैं, ये चाइना को एक्सपोर्ट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, ये अप्रोच था इनका रोकने का। लेकिन एग्जैक्टली और क्या स्टेप ले रहे हैं इतना डेप्थ में हमें एज ए इंडियन जानने की ज़रूरत नहीं है। बस आप एक वर्ड याद रख लो, अगर कल को प्रीलिम्स में आ जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफ्यूजन रेट, डिफ्यूजन रूल। ठीक है, ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन लेके आया था। गोल यही था कि यूएस को इस टेक्नोलॉजी वॉर में अपना जो अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज़ हो सकती हैं, वो चाइना तक पहुंचने से रोकना था। ओके, सो AI डिफ्यूजन रूल। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि किस चीज़ से रिलेटेड है, तो इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी वॉर बिटवीन चाइना एंड USA। ओके, ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि यार ये बिग बैंग थ्योरी को हम नहीं मानते। इनका कहना था कि बिग बैंग जैसा कुछ नहीं हुआ था, स्टेडी स्टेट मॉडल। ठीक है, अगर ये पूछा जाए ये क्या होता है, तो इनका कहना था कि देखिए यहाँ पे
ये बिग बैंग के जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे कॉन्स्टेंटली मैटर क्रिएट होता रहता है यूनिवर्स में, कॉन्स्टेंटली मैटर क्रिएट हो सकता है, ऐसा कोई बिग बैंग जैसा कुछ नहीं है कि ये जो सारा यूनिवर्स है ये एक सिंगल पॉइंट से स्टार्ट हुआ था। ओके लेकिन एविडेंसेस ब्लैक बिग बैंग थ्योरी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इनकी जो स्टेडी स्टेट मॉडल है इसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट इज WHO ने अडॉप्ट कर लिया है पेंडेमिक एग्रीमेंट। 3 साल से नेगोशिएशन चल रहे थे इस पे कि ग्लोबल लेवल पे हमें पेंडेमिक को कैसे रिस्पॉन्ड करना है वर्ल्ड ओवर, इस पे एग्रीमेंट होना चाहिए और वो हो गया, ठीक है। बट उसमें कोई ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। और ये सारे क्वेश्चन इसलिए उठे थे क्योंकि डेवलप कंट्रीज़ ने क्या है 2 से 3 जैब्स लगवा दिए थे अपने लोगों को, लेकिन जो गरीब कंट्रीज़ थी उनमें एक वैक्सीन भी नहीं पहुंची थी। ओके तो ग्लोबल लेवल पे किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है उसके रिस्पेक्ट में ये बनाया गया था। आई थिंक दैट्स इट राइट। यहाँ पे जो यूके ने अपनी ट्रेड टॉक्स रोक दी है इसराइल के साथ, क्योंकि उसको लग रहा है अब गाज़ा वॉर में अति कर रहा है इसराइल, ठीक है, हम इसके साथ ट्रेड नहीं करना चाहते, तो गाज़ा वॉर भी रुकने को तैयार नहीं है। और ट्रम्प साहब ने तो बीच में कह ही दिया था कि गाज़ा में तो हम लोग न्यू सिटी बसाएंगे, इकोनॉमिक हब बनाएंगे उसको। ये ट्रम्प का स्टेटमेंट था जब वो जीता था, तब उसने कहा था गाज़ा को हम लोग बिल्कुल लेवल कर देंगे पूरा और इकोनॉमिक हब की तरह डेवलप करेंगे अब दोबारा। ओके तो ऐसा लगता है कि यूएसए ने फ्री हैंड दे रखा है कि आप गाज़ा को बिल्कुल डीपॉपुलेट कर दीजिए। सिमिलरली यहाँ पे यूक्रेन अलाइज प्लेस कर्ब्स ऑन रशिया एज ट्रूस रिमेन्स एल्यूसिव। इन दोनों के बीच भी कोई सीज फायर होने की उम्मीद नहीं है अभी तक, इनकी भी वॉर जारी है। यहाँ पे पाकिस्तान को चाइना ने कहा है कि हम डिफेंड करेंगे आपकी सॉवरेनिटी को, और इस बार पाकिस्तान ने जो भी लड़ाई लड़ी वो सब चाइनीज़ एयरप्लेन ही थे उनके पास पूरे। ओके बाकी स्पोर्ट्स न्यूज़ है, लेकिन थोड़ा सा और कुछ काम का है यहाँ पर। ऑलिव रिडले टर्टल, इन सब पे तो हम लोग शॉर्ट नोट्स करते रहते हैं, ये मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि इसमें कुछ है नहीं बताने लायक इस आर्टिकल में। सिर्फ ऑलिव रिडले टर्टल पे मैं आपको डायरेक्टली एक शॉर्ट नोट सीधे टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। ओके वहाँ से बस यही सब याद रखना होता है, इनके बारे में बेसिक जो प्रॉब्लम से पूछा जा सकता है, लेकिन ये टॉपिक इतना पूछा जा चुका है कि दोबारा पूछा जाएगा नहीं। ओके लेकिन इस पर जो नोट है वो डायरेक्टली मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा उसको। टेलीग्राम ग्रुप का नाम आपको पता ही होगा। नेक्स्ट जेरोसाइड, ये याद रख लीजिए क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। जेरोसाइड इट इज़ ए नेचुरल क्लॉक ऑन मार्स, तो ये है क्या? पहले तो ये जानिए कि हमारे यहाँ कच्छ है ना जो गुजरात में, वहाँ का जो टेरेन है वो काफ़ी हद तक सिमिलर माना जाता है मार्स से, ठीक है। तो यहीं पे हमें एक मिनरल मिला जेरोसाइड, येलो ब्राउन कलर का होता है। इट कंटेन्स पोटेशियम, आयरन एंड सल्फेट। ओके तो हमने इसको स्टडी किया साइंटिस्ट ने, यहाँ पे देखा गया इसकी ल्यूमिनेसेंस को, यानी कि हाउ मच लाइट द मिनरल एमिटेड ड्यू टू एनर्जी इट हैड स्टोर्ड फ्रॉम द नेचुरल रेडिएशन, मतलब जो आपके ल्यूमिनेसेंस बल्ब वगैरह आते हैं ना, वही कंसेप्ट है। तो यहाँ पे इसको स्टडी किया गया एंड तो ये पाया गया कि जब ड्रिल कर रहे हैं और ऊपर उसके अंदर हीट बढ़ भी रही है तब भी ये उतना ज़्यादा एमिट नहीं कर रहा है, यानी कि अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो ये माना जाता है कि ये जो जेरोसाइड मिनरल है जो कि मार्स पे बहुत पाया जाता है, दीज जेरोसाइड कैन रिकॉर्ड इवेंट्स दैट हैपेंड विद इन द लास्ट 25,000 ईयर्स ऑल्सो। तो इनको हम लोग स्टडी कर सकते हैं। द फ्यूचर रोवर्स कुड यूज इट टू डेट द डस्ट स्टॉर्म्स जो कभी आए होंगे मार्स पे, एंशिएंट फ्लड्स अगर हुए होंगे कभी तो, और वल्केनिक ऐश अगर ऐसे कोई इवेंट्स वहाँ पर हुए हैं, तो हम लोग इस मिनरल को जेरोसाइड जो कि हमें मार्स पे बहुत मिलता है, इसको स्टडी कर सकते हैं। ये एक नेचुरल क्लॉक की तरह वर्क करेगा, ये हमें डिटेल दे पाएगा क्या मार्स पे कभी इस तरह की इवेंट्स हुए थे। ओके सो दिस वाज लास्ट ऑफ द डे, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस सेशन। और बाकी हम लोग सारे अपने इनिशिएटिव्स जो भी थे, ब्रेनस्टॉर्मिंग, मेंस 450 प्लस और 20 मिनट्स वीडियो डिस्कशन, ठीक है, जो शॉर्ट वीडियोस पे, ये सब हम लोग दोबारा स्टार्ट करेंगे। और वक्फ एक्ट पे सेपरेट वीडियो मैं आपको बना दूंगा प्रोबेबली आज ही। Okay, so that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.